नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑपरेशन डीप स्टेट पार्ट 3। हमने इससे पहले आपको बताया था कि भारत सरकार के मंत्रियों को बदनाम करने के लिए किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि नितिन गडकरी को कैसे बदनाम किया जा रहा है और बांग्लादेश के एक फर्म को कैसे हायर किया गया था। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एनएसए अजीत डोवाल और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं, क्या क्या किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। याद करिए, हमने जब एपिसोड की शुरुआत की थी उसमें हमने आपको अश्विनी वैष्णव को बदनाम करने के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसके बारे में बताया था। तो आज शुरुआत करते हैं एनएसए अजीत डोवाल को बदनाम करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो टूल किट इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में एक एक करके आपको सारे सबूत दिखाते हैं। ये देखिए, बाबा ठोका नाम का एक हैंडल है, ये एक्स हैंडल है जिस पर लिखा गया है कि नेशनलिज्म एक तरफ अजीत डोवाल बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने बेटों का करियर बना रहे हैं। और बेटे उनके क्या करते हैं, तो बीजेपी के ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। अब्रॉड से वो पैसा आता है, हेज फंड जीएनवाई एशिया का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अजीत डोवाल बहुत राष्ट्रभक्त बने रहते हैं। ये भी कहा गया है कि विवेक कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो एक वॉशिंग मशीन बन चुके हैं। ये सीधा सीधा बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अजीत डोवाल साहब का फ़ायदा उनके बेटे उठा रहे हैं। अजीत डोवाल पूरी दुनिया को, भारत को ये बता रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन उनके बेटे राष्ट्रभक्ति की आड़ में पैसा कमा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए दूसरा सबूत, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया 21 नवंबर 2016 को, 21 नवंबर 2016 का हवाला देकर कि विवेक डोभाल जो कि अजीत डोभाल के बेटे हैं वो हेज फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए हेज फंड वाली बात कहाँ से आ रही है। और पाकिस्तानी हैंडल, जो हमने आपको शुरू में जो हैंडल दिखाया था वो एक पाकिस्तानी हैंडल था। फिर दूसरा, एएनआई ने भी ये बात कही कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आरोप लगाया, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि इसको वेरीफाई करना चाहिए, विवेक डोभाल के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। अब आगे अगला सबूत दिखाते हैं। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। ये जो आप ट्वीट दिख रहे हैं ना, इसे विदहेल्ड किया गया है इंडिया में। अभी हाल ही में जब भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए तो उसमें ये बैन किया गया। ये पाकिस्तानी अकाउंट है जो पकड़ में आ गया। कई अकाउंट पकड़ में नहीं आए, वो नहीं हो सके। यहाँ पर देखिए, एक पाकिस्तानी नागरिक जो ट्वीट किया गया था जिसमें अजीत डोभाल के बेटों के खिलाफ लिखा गया था और अजीत डोभाल को देसी और सस्ता जेम्स बॉन्ड कहा गया था, उसकी तारीफ कर रहा था एक पाकिस्तानी नागरिक जो हमें दिखा, जो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। आप जब ये कमेंट पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और जो इस चीज़ की मतलब अजीत डोभाल के खिलाफ लिख रहे हैं। लेकिन कुछ भारतीय नागरिक इसमें कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया अपने कमेंट से। अगला सबूत आपको दिखाते हैं। ये सारे अकाउंट आप देख रहे हैं, ब्लू मिस्ट के नाम से एक हैंडल है, ब्लू मिस्ट 911 के नाम से। ये तरुण गौतम, ये आपको देखने में पूरी तरह इंडियन अकाउंट लगेगा, लेकिन तरुण गौतम के अकाउंट से जो ट्वीट किया गया वो आप देखिए ध्यान से। अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल यूके सिटीजन है, ये कहने की कोशिश हो रही है और वो सिंगापुर में रहते हैं। वो हेज फंड रन करते हैं जीएनवाई एशिया के नाम से। इस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अगला एक और सबूत आपको दिखाते हैं कि कैसे अब बदनाम करने या प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। एएनआई ने फिर कहा कि विवेक डोभाल जो कि एनएसए अजीत डोभाल के बेटे हैं, उन्होंने अपोलॉजी एक्सेप्ट की फ्रॉम कांग्रेस लीडर जयराम रमेश इन कनेक्शन विद ए क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल्ड अगेंस्ट रमेश इन कारवा मैगजीन। कारवा मैगजीन में भी ये छपा था और बाद में कांग्रेस को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी विवेक डोभाल से ये हेज फंड के मामले में। तो यानी कांग्रेस पहले बदनाम करती है फिर पकड़ी जाती है। अब आपको एक और सबूत दिखाते हैं। हम पंकज जी के पास जाएं उससे पहले छोटा सा है, आप सुन लीजिए कि कैसे पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो कैसे बदनाम कर रहे हैं डोभाल फैमिली को। सुनिए पहले आप। वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है, वोट चोरी क्यों की जा रही? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है, आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्य, कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। ये सुन लिया आपने। पंकज जी के पास चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद शौर्य डोभाल की भी बाइट सुनवाएंगे, आपको उनका बयान भी सुनवाएंगे। शौर्य डोभाल ने क्या जवाब दिया ऐसे लोगों को, वो भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने कुछ डिटेल्स निकाली है डोभाल साहब की फैमिली को बदनाम करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए, उनके बेटों को बदनाम करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए अभी तक आपके हिसाब से? शुरुआत करता हूं मैं। आपने पहले किसी बाबा ठोका का नाम लिया, मैं वही देख रहा था कोई ऐसा ठोका तो नहीं है एक और जिसको अब ऐसे बहुत सारे ट्विटर हैंडल हमने निकाले हैं, आप देखेंगे अभी हम नहीं। मैं ये देख रहा था, मैं ये देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने उसके अब्बा को ठोक दिया हो, इसलिए उसने अपना नाम बाबा ठोका रख लिया हो। वो पाकिस्तानी हैंडल है, तो अपनी पीड़ा वो कहीं ना कहीं तो प्रकट करेगा और वो भारत में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, अब मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, है क्या हकीकत। ये दो बेटे हैं उनके, अजीत डोभाल के, और अजीत डोभाल के दो बेटे हैं। एक का नाम है, जो बड़े हैं उनका नाम शौर्य डोभाल है, और जो छोटे हैं उनका नाम विवेक डोभाल है। तो अजीत डोभाल के करियर पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, इस देश में कोई नहीं उठा सकता। फादर आर्मी में थे, खुद ये बहुत यंग एज में यंगेस्ट यूपीएससी क्लियर करते हैं। पहली बार इन्हें केरल मिलता है, केरल कैडर बनाया जाता है वहां पे थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे दंगे भड़कते हैं, ये जाके उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इन्हें भेजा जाता है मिजोरम। मिजोरम में लालडेंगा अपना मिजो नेशनल फ्रंट बना के अलग देश की मांग कर रहे थे, उनके सारे कमांडर्स को तोड़कर अपने साथ मिला लेते हैं। आतंकवादियों के यहां जाते हैं, उनका ड्रेस पहनकर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ ड्रिंक्स करते हैं, उन आतंकवादी को अपने घर में लाते हैं। इनकी वाइफ को पता नहीं कि जो आ रहे आतंकी हैं। बाद में लालडेंगा ने सरेंडर करने के बाद, जो भारत सरकार के साथ शांति समझौता किया, उसके बाद लालडेंगा ने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मेरे सारे कमांडर्स को तो अजीत डोभाल लेके चले गए थे। ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट सिक्किम का राजा सीआईए का एजेंट है, वो सिक्किम को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है बिना एक गोली चलाए। इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया डेमोक्रेसी के लिए, प्रो इंडिया आंदोलन खड़ा किया। बाद में सिक्किम के राजा को सरेंडर करना पड़ा और सिक्किम भारत का पार्ट हो गया। इसके बाद ऑपरेशन गोल्ड, ये ब्लू स्टार जो अमृतसर में हुआ था, वो पाकिस्तान में जाके रहना 7 साल तक। तो इनका करियर तो नीट एंड क्लीन, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो सीआईए की एक टर्मिनोलॉजी है, यू कांट हिट पॉलिसीज, यू हिट देयर फैमिलीज। अगर आप किसी के पॉलिसी पे हिट नहीं कर सकते तो उसके परिवार को हिट करो। तो दो बेहद सक्सेसफुल इनके जो बेटे हैं उनका लिया गया। मैं एक एक करके बताता हूं दोनों के बारे में, आरोप क्या है और सच्चाई क्या है। सबसे पहले बड़े बेटे शौर्य डोभाल के बारे में लेते हैं। ये पहला आरोप यह है कि शौर्य डोभाल बहुत पैसे वाले हो गए हैं और वो अजीत डोभाल के बेटे हैं, इसलिए पैसा कमाया है। आरोप यह भी है कि जो शौर्य डोभाल हैं वो विदेशी नागरिक हैं, यूएसए की नागरिकता लेने वाले, यूएसए की नागरिकता लेने वाले हैं, और इसलिए उनकी देशभक्ति पे शक है। ये आरोप है उन पे। अब शौर्य डोभाल के बारे में जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये लड़का हिंदू कॉलेज का टॉपर है। तो अजीत डोभाल ने टॉपर तो नहीं बनाया होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर है। हाँ, हिंदू कॉलेज से पैरवी तो नहीं किया होगा कि पहले एडमिशन के लिए पैरवी किया और फिर टॉपर बना दिया। ये लालू यादव के बेटी के वाला केस तो है नहीं कि एमबीबीएस टॉपर।
तो ये हिंदू कॉलेज टॉपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, इसके बाद ये जाते हैं विदेश, और विदेश में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां पे टॉपर, उसके बाद इनको जॉब लगते हैं, मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, वहां पे ये अरब जो कंट्रीज है वहां पे ये उसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। अब ये सारे चीज को छोड़कर, करोड़ों रुपए की सैलरी छोड़कर ये आदमी आ जाता है 2008 में भारत, और 2008 में भारत आता है और शुरू करता है इंडिया फाउंडेशन 2008 में। अब 2008 में शौर्य डोभाल को तो ये पता नहीं होगा कि बाद में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जिसका नाम मोदी होगा, और फिर मेरे फादर को वो क्या करेगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाएगा, ये सब तो कुछ नहीं पता था ना। मोदी और एनएसए बना देंगे उनके पिता को, ये तो भविष्यवाणी किसने नहीं की थी। और 2008 के बाद 2009, 10, 11, 12 यूपीए जीत गया। हाँ, कोई ये नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। तो ये 6-7 साल तक इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से, अपने एनजीओ के माध्यम से यहां काम करते रहे और भारत की बात करते रहे, भारत के लोगों को मोटिवेट करना, रोजगार वगैरह जोड़ते रहे। इनका एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसपे आज तक किस तरह का कोई आरोप लगा हो या ये किया। एक ओवरऑल वेग आरोप है कि पैसे वाले, अरे भाई जो मॉर्गन स्टैनली का बिजनेस, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, समझ रहे हैं। तो ये है इनका करियर। मुझे लगता है कि शौर्य डोभाल को एक बार सुना देते अभी, तब अगले बेटे विवेक डोभाल के बारे में तब बातचीत करें। हाँ, पहले शौर्य डोभाल को हम सुनते हैं। आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज का कितना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। ये सुनिए पहले आप। Say कि you have, and I can only answer for myself, so we'll talk. Sure. We gave this case to myself. Okay. Now that you've given me the opportunity to, when you say that you have risen, you please tell me what do you mean by risen? What have I happened to me because of Parivarvad? Parivarvad would have happened if I had been promoted as a lieutenant general in the army or become the deputy NSA or the NSA of this country. So, Parivar. Now, I'm not being, I'm sorry, but I have to defend, I have to explain. Absolutely, yeah. I was a topper of Hindu College, Delhi University in economics in 1994. Chalo, Parivarvad. I was a chartered accountant at the age of 23 from Arthur Andersen, Parivarvad. I went to University of Chicago in 1999 and London Business School, Parivarvad. I joined Morgan Stanley on Wall Street, Parivarvad. I start, I start the India think tank in 2009, 5 years before BJP comes to power, right? Parivarvad. I have to do something to earn my living. Or and in any of these things, I still run the think tank. I still run my my small firm. So इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिला जिससे आप ये कह सकते हैं कि मुझे परिवारवाद का बेनिफिट मिला। अब आपने कहा कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, तो वो तो पढ़ाया मेरे को पढ़ा, बट वो my father couldn't have got me an admission into Hindu college or got me a Delhi University rank or got me a whatever thing. So I think ये आपको इसमें मैं ये डेटा नहीं कर सकता कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला जिसका ये। हाँ, my father is the NSA of the country, but my father is not the NSA of the country. My father is Ajit Doval. If Ajit Doval was a chaplasi, he's still my father. I'd still touch his feet. Even if the NSA also is my feet. I don't take any money from the taxpayer. I don't have any taxpayer's benefit. And whatever I do for my country, I do it out of my service as an Indian. And that, as an Ajit Doval son, I'd continue to serve my country. Now, you can agree with my view on how the country could be served. But when the charge comes कि आपने परिवारवाद किया, तो परिवार किस प्रकार का? अच्छा, मैं बीजेपी में भी गया, तो बीजेपी में तो मैं कार्य करता हूँ। मेरे को क्या दिया, मतलब टेक्निकली बीजेपी ने, not that they should also, that you can be say as a BJP, and मेरे पे, my father is not even in the BJP, वो तो परिवारवाद would have only applied, which applies, is my father would have said, yes, now I appoint you the NSA of this country. तो परिवारवाद की अच्छी परिभाषा समझाई है पंकज जी शौर्य डोभाल ने। उन्होंने, मुझे लगता है कि जो सवाल उठाने वाले लोग थे ना उनके ऊपर, उनको बहुत तगड़ा जवाब दिया है। इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता है। और दूसरे बेटे के बारे में आगे कहानी, ये विवेक डोभाल हैं जो इनके छोटे लड़के हैं। सबसे पहले आरोप पाकिस्तान की तरफ से ही आया, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं क्यों आएगा।
उसके बाद उसी आरोप को कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने उठा दिया और यह कहा, आरोप लगाया 2016 में कि विवेक डोभाल है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो एक हेज फंड कंपनी चलाते हैं और फिर वो कंपनी क्या करता है, ब्लैक मनी को व्हाइट करता है। अब वो विवेक डोभाल ने इंडियन कोर्ट में लेके उन्हें गए। अगर जयराम रमेश के पास कोई सबूत होता तो वो पेश वगैरह करते। बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई जयराम रमेश को और जयराम रमेश ने लिखित रूप से माफी मांगी कि देखिए वो चुनाव का वक्त था और चुनाव के माहौल में मैंने जो आरोप लगाया उसको फैक्ट्स वगैरह मुझे चेक कर लेना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई और मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये लिटरेरी स्टेटमेंट है जयराम रमेश का। तो जो आरोप जयराम रमेश ने लगाया उस पर उन्होंने माफी मांग ली, मनी लॉन्ड्रिंग वाला। अब मैं हकीकत बताता हूं क्या है ये। सिंगापुर में बिजनेस कॉम्प्लायंसेस बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वहां ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कंपनी चला रहे हैं तो आप ब्लैक मनी को व्हाइट कर लीजिएगा, ये आसान नहीं है सिंगापुर में। वहां आपको आपके पास रेगुलर चेकिंग होती रहती है आपकी कंपनी की, आप कैसे काम करते हैं। और भारत में तो शेल कंपनियां खोलना वगैरह आसान है, लेकिन सिंगापुर में बहुत मुश्किल है। और वहां पे अगर जिस पोस्ट पे है अगर इसका फायदा उठाना होता तो सिंगापुर में आपको पता है अमेरिका अच्छा खासा दखल है, चाइना अच्छा खासा दखल है। अगर ये गड़बड़ ही करनी होती तो वैसे देश में क्यों जाते जहां सारे जो दुश्मन देश और पावरफुल देश की नजर बनी रहे। वो पनामा की तरफ नहीं चले जाते जहां पनामा फाइल्स वगैरह आई थी। अगर कंपनी खोलनी होती बेईमानी ही करना होता तो ये है। हाँ, ये है कि अपने मेरिट से ये बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना पाप तो है नहीं। हाँ, उनके बिजनेस में अगर किसी तरह से फायदा पहुंचाया गया होता अगर भारत से, हाँ एक बात मैं और बोल दूं, उनके बिजनेस का इंडिया से कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया की किसी कंपनी से वो जुड़े हुए हैं या किस तरह कोई शेयर होल्डर है मगर ये सब कुछ नहीं, वो अपना कमा खा रहे हैं अपनी जगह पे। तो ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमने 5 मिनिस्टरों की बात की थी जो कि अभी देखिए लोगों को ये अच्छे से पता है कि एनएसए का पद कोई हल्का पद होता नहीं है और अजीत डोभाल साहब जो भारत के लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनके परिवार की पहचान कभी भी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर उनके परिवार की पहचान भी डिस्क्लोज की। दुनिया में दुनिया के अलग अलग फोरम पर उनके बेटों का नाम बताया गया, उनके बेटों की कंपनी के नाम बताए गए। जानते हैं इससे टारगेट करना और आसान हो गया और नैरेटिव बनाना भी बड़ा आसान हो गया। जबकि आज तक आप नहीं देखेंगे कि अजीत डोभाल साहब जल्दी कहीं इंटरव्यू देते हैं। वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो मीडिया में नहीं बताना चाहते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह चुपचाप काम करने वाले लोगों में से हैं। जी एक चीज और है, आज अजीत डोभाल की उम्र 80 साल है। 80 क्या जरूरत थी इनको जो पाना था वो सब कुछ पा चुके थे और रिटायरमेंट वगैरह करके पेंशन उठाते उत्तराखंड की वादियों में बैठ के कहीं कॉफी पी रहे होते। 80 साल के उम्र में इस व्यक्ति को क्या जरूरत है पाकिस्तान से दुश्मनी मोल लेना, चाइना से दुश्मनी मोल लेना डोकलाम वाले में, गलवान वाले में, अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना। इस व्यक्ति को क्या जरूरत थी उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करना, ये बालाकोट स्ट्राइक प्लान करना। अभी सीडीएस जो है अनिल चौहान साहब, इन्होंने कहा कि जब हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो पाकिस्तान के बारे में इतनी अच्छी और सटीक जानकारी हमें मिली कि क्या टारगेट चूज करना है क्या नहीं करना है और वो क्या कर सकते हैं, सरप्राइज एलिमेंट्स क्या होगा। बड़े विस्तार से अजीत डोभाल के रोल को वो बताते हैं। आप एक बार चाहे तो वो यूट्यूब पे भी वीडियो है, सोशल मीडिया पे वीडियो है अनिल चौहान जी का, और एक वो ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो इस चर्चा में अभी तक नहीं आ पाई है। हरदीप सिंह निज्जर जब मारा गया तो किसने मारा ये किसी को पता नहीं था और एक एक कर कनाडा में खालिस्तान से जुड़े हुए जितने आतंकी थे उनका सफाया होने लगा। कनाडा ने जो डोजियर बनाया और पता नहीं कनाडा को के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको ये किसने दिमाग में भर दिया। उस वक्त भी अजीत डोभाल को बहुत बदनाम करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान में कोई भी मर रहा है आतंकी तो सीधे वहां बोल रहे हैं अज्ञात बंदूकधारी और कोई नहीं अजीत डोभाल के लोग हैं। हाँ। एक मैं इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं अजीत डोभाल के बारे में। मुंबई में दाऊद इब्राहिम भाग चुका था उस वक्त बम ब्लास्ट के बाद, और मुंबई में एक
उस वक्त गोपीनाथ मुंडे एक गृह मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, बाद में एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था, एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस, वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है। तो एटीएस क्या कर रही थी कि दाऊद इब्राहिम को ट्रेस कर रही थी और सारे माफियाओं को। तो अचानक पता चला कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पहचान लिया। एक विक्की मल्होत्रा है जिनको मुंबई पुलिस वाले पहचानते थे कि यह आवाज उसकी है, दूसरा छोटा राजन है, लेकिन तीसरे आवाज को वो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन इनका लोकेशन ट्रेस हो गया था। छोटा राजन बार बार अपना पोजीशन बदल रहा था। एक बार सटीक मिला कि वो तीनों, विक्की मल्होत्रा, छोटा राजन और वो अज्ञात शख्स, तीनों एक खास लोकेशन पे हैं। एटीएस वाले गए, छापा मारा वहां पे। तो विक्की मल्होत्रा बोलता है कि हम दोनों को पकड़ना है तो पकड़ लो, पर इनको छोड़ दो। पता है वो शख्स कौन थे? वो अजीत डोभाल थे, जो छोटा राजन और विक्की मल्होत्रा के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे वो दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए। बाद में छोटा राजन ने अपने बयान में यह कहा कि हमारा शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए और मुंबई के इस तरह शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कराची में घुसकर इनके चचेरे भाई को, दाऊद इब्राहिम के चचेरे भाई को ठोका था। एक कोई डिफेंस एरिया है, डी कोई सेक्टर वहां बताया था, वहां पे ये काम है। तो ये तरीका है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अजीत डोभाल क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई है सार्वजनिक पटल पे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये इंसान पिछले 50 साल से 23 साल में ये बना था। ये पहली बार गया था आईपीएस बन के 23 या 24 साल में। उसके बाद से ये लगातार 80 साल तक देश की सेवा कर रहा है। इतने दशकों की सेवा में एक दाग नहीं है, और 80 साल में ये जाके अपने बेटे को फायदा पहुंचाएगा, ये सोचने वाली बात है। और किसके बात पे भरोसा करना है हम? ये पाकिस्तानी हैंडल्स के बात पे भरोसा कर रहे हैं, ये बाबा ठोको के बात पे। और देखिए कभी क्या होता है कि कांग्रेस, जैसे पवन खेड़ा का जो बयान हमने सुना, तो पाकिस्तानी हैंडल्स ऐसे ही बयान को उठा लेते हैं, जैसे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की थू-थू हो रही है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने उधर 2 ट्वीट क्या कर दिए, पूरा पाकिस्तान रो रहा है और अपने ही जनरल और प्रधानमंत्री को कोसे जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि पूरा जो पहले इनका टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनको गिराने की कोशिश हुई, उनको डिफेम करने की कोशिश हुई। जब उसमें कामयाबी नहीं मिली तो मंत्रियों को, और हमने आपको एक और जानकारी दी थी अपने ही चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से कि ऑपरेशन 37 चलाया जा रहा है। बीजेपी के 37 सांसदों, मंत्रियों को तोड़कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़का दो। 1 साल का टास्क दिया है CIA ने डीप स्टेट को। ये हम आपको लगातार पिछले 3-4 दिनों से बता रहे हैं। कल एक और नए मंत्री के साथ, नए मंत्री के नाम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां में अपना जवाब जरूर लिखें। नमस्कार।